गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेम बायोलॉजी और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है मेटाबॉलिज्म और आज हमारा टॉपिक रहेगा एटीपी इन एनर्जी करेंसी। मतलब जो एटीपी है, एटीपी का हम पूरा नाम भी जानेंगे। तो एटीपी है वो एनर्जी करेंसी का काम कैसे करता है। आप जानते हो करेंसी क्या होती है। बहुत सारे देश हैं, हर एक देश की अपनी अपनी मुद्रा है, ठीक है। तो मुद्रा का काम क्या होता है, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो वो जो कितना अमाउंट तय करता है कि किस वस्तु के बदले में हमें कितना अमाउंट देना है। तो अमाउंट को तय करने वाला जो एक तरह से मीडियम होता है वो होती है करेंसी। जैसे हमको दुकान से जाकर चीनी लेनी है तो हम 40 रुपये देने होंगे, है ना। और हम उस 40 के बदले में हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन सबकी रेट फिक्स है। तो यहाँ पर हम रुपये से कुछ भी खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एटीपी क्या करती है, हमारे शरीर में कहीं से भी कुछ भी खाएं, हम कैसे भी खाएं, चाहे हमने उसको इंजेक्शन के द्वारा शरीर के अंदर लिया है या हमने उसको घोल कर पिया है या हमने ठोस वस्तु के रूप में खाया है, सबके जो अणु परमाणु है सबको तोड़कर उसको एनर्जी के रूप में जो लिक्विड निकलेगा उसमें से एनर्जी निकालने का काम करता है ये एटीपी, ठीक है। और ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है हमारे शरीर को, इसलिए इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है, एटीपी पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक तरह से ये प्रोटीन होता है, ये जो एनर्जी मतलब सभी प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें से एनर्जी निकालने का काम करता है एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं एनर्जी निकालने के। तो एक तरीका तो ये होता है कि कोई भी कार्बनिक चीज़ है हमारे शरीर के अंदर की, जाते ही उसका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कर देता है। मतलब पानी के साथ उसको मिलाकर उसका एक पतली सी स्लरी तैयार करता है। उस स्लरी में से जो काम के मॉलिक्यूल हैं उनको अलग सेपरेट करता है। उसके लिए हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो अलग अलग तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं, है ना, उन सबको सेपरेट करने का काम करती है। उनको सेपरेट करने के बाद में वो अलग अलग ऑर्गन्स में जाती है जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है। वहाँ पर एटीपी अवेलेबल होता है। एटीपी वो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें से एनर्जी को निकालता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है सभी ऑर्गन्स को। फिर वो ऑर्गन अपने प्रॉपर काम में लगे रहते हैं। तो ये काम लगातार चलता रहता है, हमेशा 24 घंटे हमारी बॉडी में ये काम चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, पानी के साथ मिक्स करके किसी भी मॉलिक्यूल को पतला करना और उसमें से जो रिएक्शन करने के बाद जो एनर्जी निकालने का काम होता है वो होता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। तो ये काम होता है एटीपी का, ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरा काम और होता है एटीपी का, दूसरे तरीके से रिएक्शन। और ये एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी बाय ग्रुप ट्रांसफर एंड नॉट ओनली बाय हाइड्रोलाइसिस। तो इसके अलावा एक दूसरे तरीके से एनर्जी और निकालता है। यहाँ पर एनर्जी निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है कि कुछ प्रकार के भोजन इस तरह के होते हैं, कुछ प्रकार के कार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से ये सीधे हाइड्रोलाइसिस से रिएक्शन करके वहाँ से एनर्जी नहीं निकाल पाता। वहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल सिंपली एनर्जी निकली हुई फॉर्म में होती है, बस उसको ग्रुप को ट्रांसफर करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने हमारी बॉडी के अंदर एल्कोहल कंज्यूम कर लिया, ठीक है। एल्कोहल तो वैसे ही हमारे शरीर में से खुद एनर्जी लिबरेट करता रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, उसको वो हाइड्रोलाइसिस नहीं करके सीधे भेज देता है यहाँ पर एटीपी के पास में। और एटीपी क्या करता है, एटीपी उसको बिना पानी में मिक्स किए वहाँ से एनर्जी निकालकर हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर देता है। तो ये काम होता है विदाउट हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये काम अपने आप कर लेते हैं, इसलिए इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवेज देखो, मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर को जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है उसका रास्ता क्या है, कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब ये सारा कुछ एनर्जी से चलता है।
हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो रही है, खाना खाया हमने, सुबह के टाइम खाना खाया, दोपहर तक पच जाता है, फिर दोपहर को खाना खाया शाम तक पच जाता है, शाम को खाना खाया सुबह तक पच जाता है, और फिर उस सब वो सब सुबह तक निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम ऑटोमेटिक चलता रहता है, उसके अलावा श्वसन चलता रहता है ना, ये सारे काम ऑटोमेटिक होते रहते हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं में हमारा शरीर एनर्जी वेस्ट करता है और एनर्जी रिसीव भी करता है, एनर्जी कंज्यूम भी करता है और एनर्जी रिसीव भी करता है। तो ये काम ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, तो इसी को मेटाबॉलिक पाथवेज बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, जैसे ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O रेस्पायरेशन। देखिए, ग्लूकोज इज एन एक्सीलेंट फ्यूल एंड हैज 3 मेजर इफेक्ट्स इन हायर ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिए, जैसे वाहनों में जो फ्यूल होता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन गैस या हाइड्रोजन, ये यूज किया जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक तरह से फ्यूल यूज किया जाता है, इसको ग्लूकोज को। जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसके एक ड्रिप लगाता है, उस ड्रिप के अंदर ग्लूकोज भरा होता है। मतलब हमारे शरीर को सिर्फ ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है ना, और ग्लूकोज के अलावा बाकी जो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जरूरत होती है वो तो एक्स्ट्रा है, लेकिन जो मेनली है वो ग्लूकोज ही होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है उसमें से भी हमारा शरीर ग्लूकोज ही निकालता है। तो वो जो ग्लूकोज है वो एक तरह से फ्यूल की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये ग्लूकोज क्या काम में आता है, मे बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। तो ये ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर पॉलीसैकेराइड्स के रूप में स्टोर रहता है। अब ये पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। पॉलीसैकेराइड्स एक तरह से ग्लूकोज का ही भाग है। जैसे चावल है, गेहूँ है, इनके अंदर जो स्टार्च पाया जाता है वो भी एक सैकेराइड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि जब कार्बन की श्रृंखला 20 से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर जो सैकेराइड्स होते हैं उनको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ये टूटकर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है बाई ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से ऊर्जा को स्टोर करके रखने का काम करते हैं, और ये पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली चर्बी के अंदर, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे और भी ऑर्गन्स हैं जहाँ पर ये स्टोर रहते हैं। तो ये पॉलीसैकेराइड के रूप में स्टोर रहता है और ये टूट कर क्या बनाता है, ग्लूकोज। दूसरा देखिए, ऑक्सीडाइज टू 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पायरूवेट थ्रू ग्लाइकोसिस। तो ग्लाइकोसिस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर जो पायरूवेट है, पायरूवेट एक मॉलिक्यूल का नाम होता है, वो टूटकर 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। पायरूवेट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 18 कार्बन पाए जाते हैं, C18 पाए जाते हैं, है ना, H36 पाए जाते हैं, ऑक्सीजन 18 पाए जाते हैं। अब ये टूटेगा तो कैसे बनेंगे, 3C6 H12O6, ठीक है। आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, तो ये है पायरूवेट और ये है ग्लूकोज। इसके रूप में स्टोर था, है ना, और एनर्जी चाहिए होती है इसके रूप में। तो ये स्टोर काफी टाइम तक रह सकता है इस रूप में, लेकिन इस रूप में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से हमारी बॉडी में फ्लामेबल है, मतलब बहुत जल्दी खर्च होने वाली चीज़ है ये खर्च नहीं होती, ये खर्च तभी होगी जब ये इस रूप में टूटेगा। और टूटने के लिए हमको एक प्रोसेस चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस या फिर ऑक्सीडेशन। 2 तरीके से टूट सकता है ये, या तो ग्लाइकोसिस से या फिर ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन का मतलब है जब ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंचेगी इसके पास में तभी ये रिएक्शन शुरू होगी, या फिर ग्लाइकोसिस मैंने आपको बात करेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस होता है, एक ग्लाइकोसिस होता है। मतलब जब ग्लाइकोजन यहाँ पर एज ए एंजाइम वर्क करता है तभी टूटता है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, किसी प्रोटीन का पार्ट होता है, प्रोटीन ही होता है ये काम करता है तब, है ना। तो जब ग्लाइकोजन बड़ी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो जमा एक्स्ट्रा एनर्जी है वो पिघलने लगती है, जिससे हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, साथ साथ ही हमारे शरीर भी हल्का होने लगता है। मतलब वेट लॉस के लिए ग्लाइकोजन का हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा
यहाँ पर इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो भी ग्लाइकोजन दिया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो पायरूवेट है उसको पिघलाकर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। अब ये ग्लूकोज हमारे शरीर को इंस्टेंट फ्यूल की तरह वर्क करते हैं। अब हमारे शरीर को अगर मान लो इंस्टेंट फ्यूल मिल गया तो हमारे शरीर पूरी तरह से वर्क करना शुरू कर देगा, मतलब हम लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं बिना किसी थकान के। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरह से क्या, ऑक्सीडेशन से, है ना। इसका एक तीसरा पॉइंट और है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडाइज टू 5 कार्बन कंपाउंड थ्रू पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। पेंटोस फॉस्फेट की तरह एक और होता है, यहाँ पर तो हमने पायरुवेट की बात की, इसी तरह से एक और होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। दीज आर द मेजर पाथवेज of glucose metabolism that operate under the general principle of bioenergetics. A brief description of these possible catabolic effects of glucose is given in the part of the chapter ahead. तो इस चैप्टर में हम बाद में देखेंगे उसको। यहाँ पर तो हम पायरुवेट के एग्जाम्पल लिया था, एक पेंटोस फॉस्फेट और होता है जो भी इस तरह से ग्लूकोज प्रोवाइड करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोसिस की, तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पर। देखिए क्या होता है, द टर्म ग्लाइकोलाइसिस इवॉल्व्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ग्लाइकीज दैट मीन्स स्वीट एंड लाइसिस दैट मीन्स स्प्लिटिंग। मतलब जो मीठे पदार्थ होते हैं वो सिंपल कणों में जब टूटते हैं तो उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और मीठे पदार्थ के अंदर सैकेराइड पाए जाते हैं, आप जानते हो, और सैकेराइड जब टूटेंगे तो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होते हैं। द इंटायर पाथवे इन्वॉल्व्स एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज यील्डिंग 2 molecules of pyruvate and the free energy released is stored in the form of ATP। ATP मतलब आपको मैंने बताया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। द इंटायर पाथवे इवॉल्व्स 10 स्टेप्स इन ऑल। इट ऑपरेट्स एज फॉलोज एंड कैन बी ब्रॉडली डिफरेंशिएटेड इनटू प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। तो ये फेज क्या होते हैं, 10 पॉइंट के बारे में बात की थी। तो देखिए यहाँ पर हम 10 पॉइंटों को दो को मिलाकर एक साथ करते हैं ताकि ये जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो पहला है प्रिपरेटरी फेज, सबसे मतलब पहले तैयारी करता है ना। तैयारी का मतलब कैसे होता है, इट डील्स विद द फॉस्फोरिलेशन बाय ग्लूकोज एंड इट्स कन्वर्जन टू 3-phosphoglyceraldehyde। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इज थ्रो फॉलोइंग सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये क्या करता है, फॉस्फोरिलेशन एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है 3-phosphoglyceraldehyde बनता है। ठीक है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पर ये जो 5 पॉइंट है इनके अंदर ये पूरी रिएक्शन होती है, मतलब प्रिपरेटरी फेज इन 5 पॉइंटों के अंदर होता है। तो देखिए क्या है ये, पहला द 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंडरगोज फॉस्फोरिलेशन एट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द 6th कार्बन एंड कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6-phosphate। मतलब यहाँ पर जो फॉस्फोरिलेशन है इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है वो टूटता है और 6ठे कार्बन से हटकर वो वहाँ पर बनता है ग्लूकोज 6-phosphate। ठीक है, फॉस्फेट जुड़ जाता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन हो रही है। मतलब जो इस तरह की रिएक्शन होती है C6H12O6। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर ये हटकर OH ग्रुप जुड़ा होता है, इस OH ग्रुप को हटाकर इसकी जगह फॉस्फेट जुड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फॉस्फेट जुड़ गया तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर ये जुड़ गया तो ये जुड़ेगा कैसे, ये जुड़ेगा यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर एक ऐसे ये फॉस्फेट जुड़ जाएगा यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट P। अब P जुड़ गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा यहाँ पर। अब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये बन जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फॉस्फेट जुड़ गया और यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है साथ में। ठीक है, दूसरा देखिए ग्लूकोज 6-phosphate
आइसोमेरीज इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर फ्रुक्टोज भी बन सकता है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज सेम ही होते हैं, सिर्फ इनकी जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का उसमें थोड़ा अंतर होता है। तीसरा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन अंडरगोज फॉस्फोरिलेशन एंड यील्ड फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एटीपी डोनेट्स फॉस्फेट ग्रुप फॉर फॉस्फोरिलेशन इन बोथ स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो फ्रुक्टोज है ये फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन करता है, मतलब इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन टूटकर फॉस्फेट जुड़ जाता है। अगला पॉइंट है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन एटम्स ईच डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पर जो 6 मॉलिक्यूल वाला जो फ्रुक्टोज था वो टूटकर 2 मॉलिक्यूल बना देता है, और वो मॉलिक्यूल में 3-3 कार्बन होते हैं जिनका नाम है, एक का तो होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और देखिए पांचवा पॉइंट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आइसोमराइज्ड टू 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इसके साथ में जुड़ जाता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसके साथ में जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद में पॉलीमराइज हो जाता है, मतलब पॉलीमर की तरह जुड़ जाता है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेटरी फेज। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पे ऑफ फेज की। बी पॉइंट, पे ऑफ फेज। इसमें तो पहले फेज में तो तैयारी की थी इसने, दूसरे फेज में देखो, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट गिव्स एनर्जेटिक गेन। मतलब इस फेज में यहाँ पर ये ऊर्जा मुक्त करके हमारी बॉडी को एनर्जी, मतलब कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ना, इसलिए यहाँ पर एनर्जी बढ़ती है कोशिका की। द प्रिपरेटरी फेज इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बट दिस फेज यील्ड 4 molecules of ATP and 2 molecules of NADH per molecule of glucose that is catalyzed. The series of reaction in this phase are, तो यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, तो ये रिएक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। देखो पहला पॉइंट, each molecules of 3 phosphoglyceraldehyde is phosphorylated with the help of inorganic phosphate to produce 1,3 bisphosphoglycerate। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब सा है। तो यहाँ पर इस तरह की रिएक्शन होती है। दूसरा होता है यहाँ पर रिएक्शन 1,3 bisphosphoglycerate molecule undergoes dephosphorylation yielding 3 phosphoglycerate and an ATP molecule to ATP produced for 1 glucose molecule। तो यहाँ पर इसका जो पूरी रिएक्शन है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कैसी होती है ना। ठीक है, अब बाकी जो इसके आगे के स्टेप है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।